हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाले हैं। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल होते हैं कि जो टीयर 2 का एग्ज़ाम है अभी जो 2023 का, उसके अंदर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको लग रहा है कि यार बात नहीं बनेगी, रिजल्ट तो इसका नहीं आया कि यार बात नहीं बनेगी। जब एक बंदा मेहनत करता है, क्योंकि टीयर 1 क्लियर किया है तो डेफिनेटली आपने काम किया है। अब की बार कट ऑफ भी हाई गई थी, 150 से ऊपर नंबर लाना, यानी कि जो बेसिक क्राइटेरिया है मेहनत करने का कि बच्चा मेहनती है कि नहीं, सिंसियर है कि नहीं, उसके अंदर आप क्वालिफाई कर रहे हैं। और जब आप सिंसियर है, आपने काम किया है, तो दुख भी बहुत होता है और दुख जायज़ भी है। तो इस वक्त पर ये जो बच्चे हैं, ये किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं ये मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट से बात हुई है मेरी। बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए वो कैपेबल थे। ठीक है, तो दो चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा। नंबर 1 आपके माइंड सेट के बारे में कुछ चीज़ें, एंड नंबर 2 स्टडी प्लान, आगे आप क्या कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर ऊपर से ज़रूरी बातें बताऊंगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं तो। ठीक, तो भाई देखो, 2022 और 2023 का जो एग्ज़ाम था वो बिल्कुल पास पास थे। ठीक है, 2024 का एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर है। तो दो एग्ज़ाम्स अपने लगातार दिए हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि पढ़ाई नॉलेज की तरफ से वो ठीक थे, स्ट्रेटजी की वजह से या किसी और छोटी मोटी वजह की वजह से, सिली मिस्टेक वगैरह किसी भी वजह से, वो दोनों के अंदर ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब उनको गिल्ट है कि यार क्या करूं। और एक और बात है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है उसके ज़्यादा चांसेस हैं ओवर थिंकिंग करने के, ज़्यादा चांसेस है रिलेटिवली। एक मोटा सा प्रिंसिपल बता रहा हूँ, कोई साइंटिफिक वो नहीं बता रहा रिसर्च, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं स्ट्रेस लेने के, क्योंकि उसने मेहनत करी है, वो चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, क्या हुआ है उसके साथ, उसके क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या उसके साथ बढ़िया हो सकता था, इन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। तो वो जल्दी ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस इस तरह के पैटर्न में जल्दी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो जनरली इंटेलिजेंट बच्चा है, वो अपने घर की स्थिति समझता है, अपनी जिम्मेदारी वो समझता है, इस कारण वो इस चीज़ के अंदर फंस जाता है। तो हर एक चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, एवरेज भी हो जाए, मुझे पता नहीं, मैं अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करें। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस स्टेट में आ गए होंगे। आओ भाई, नंबर 1 मैं आपको एक छोटी सी अपने बारे में कहानी बताना चाहूँगा कि शायद आप उससे रिलेट कर पाएँ। फिर देखो, दो जो 12th क्लास थी उसके अंदर एनडीए का एग्ज़ाम अपीयरिंग में भी दे सकते हैं, अगर आपको पता हो तो। जब आप 12th में अपीयर कर रहे हैं तो आप दे सकते हैं। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मैं सैनिक स्कूल से हूँ, तो वहाँ पर इसी के ऊपर टारगेट होता है। तो उस वक्त मैं एसएसबी में क्वालिफाई हो गया था, यानी कि एनडीए का रिटन एग्ज़ाम मेरा निकल गया था। उसके बाद एसएसबी होती है, उसमें भी मैं रिकमेंड हो गया था। एंड इसके बाद मेडिकल होता है। ठीक है, इसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है। ठीक है, मेडिकल में मैं आर्मी के अंदर हो जाता, मेरा 2.5 नंबर का चश्मा था। ठीक है, 2.5 नंबर तक चलता था। मेडिकल से जस्ट 1 महीना पहले 3.5 नंबर का हो गया। 1 महीना पहले 1 नंबर बढ़ गया। नॉर्मली ऐसे नंबर नहीं बढ़ता कि 1 बढ़ गया, 0.25 बढ़ता है, बट 2.5 तक सब कुछ ठीक था। मेडिकल से महीना 1.5 महीना इसी इतने पहले मेरा 2.5 का है। मुझे पता है मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। उस वक्त जो सिलेक्ट हुए थे वो शायद अभी कैप्टन या मेजर पता नहीं क्या होंगे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 2010 की, तब मैंने 12th की थी, तब मैं एनडीए में वो हो जाता। तो ये देखो किस्मत, खुद को मैंने इतना कोसा। 12th में मेरे मार्क्स जो हैं, मतलब कि 12th में क्या ही उम्र हो गई कि थी, पढ़ा भी नहीं अच्छे से, नकल से मैं पास हुआ है। ठीक है, मेरिट में अपने स्कूल में अपनी क्लास में बहुत सबसे बढ़िया मेरिट आई थी मेरी। उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट ने जिसकी भी बढ़िया मेरिट आई उसको अवार्ड दिया था। तो मेरे फादर को अवार्ड मिलना था प्रेसिडेंट से, तो मेरे को लगा यार ये मेडिकल में मेरे साथ ये ट्रेजिडी ना होती तो देखो प्रेसिडेंट मेरे फादर को अवार्ड देती तो कितना ही प्राउड मोमेंट होती है बंदे के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद
फिर क्या हुआ, ये 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉलेज में भी अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉलेज में फेल हो गया, ठीक है, मैथ्स में फेल हो गया। फिर मैंने कैट की तैयारी शुरू करी और पूरा जी जान लगाकर मैंने लंच भी स्किप किया है, भूखा मर मर के भी तैयारी करी कि भाई ज़िंदगी में फॉर्म बहुत मजाक हो चुका, अब की बार कुछ ना कुछ करना है। 4.5 महीने के अंदर बढ़िया परसेंटाइल ली। फिर जब एमबीए के लिए इंटरव्यू होते हैं, इंटरव्यू से पहले मैं टीच करने लगा, थोड़ा सा टाइम होता है रिटन एग्जाम के बाद, टीच करने लगा इसके बीच में इंटरव्यू से पहले। तो मैं थोड़ा सा समअप करके फास्ट बताऊंगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। टीचिंग मेरे को अच्छी लगने लगी इंटरव्यू से पहले, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि जो आईआईएम्स हैं और एक आईआईएम्स के इक्विवेलेंट एक होता है एफएमएस, दिल्ली में है, इनके अंदर सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहीं पर सिलेक्शन नहीं लूँगा, मैं टीचिंग ही करूँगा। अदरवाइज ठीक ठाक परसेंटाइल है, बढ़िया परसेंटाइल है, किसी भी कॉलेज के अंदर बढ़िया पैकेज लग जाता, तो ना मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी ना एमबीए करी। किसके लिए? कि मैं टीचिंग करूँगा। आईआईएम्स वालों ने, न्यू आईआईएम की इंटरव्यू की कॉल आया था, उन्होंने मेरे मार्क्स उनको 12th के अंदर अच्छे नहीं लगे, बोले कि 54% है। इंटरव्यू में उसी के ऊपर वो इतनी बात करते रहे। उनको पता लगा ये एसएसबी में रिकमेंडेड था, बोले तुम आर्मी में ही जाओ, तुम आर्मी के लिए ही बने हो, मतलब ऐसे ऐसे पता नहीं क्या था। उनको बोल रहा था कि भाई मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ वो छोड़ दो, चश्मा बड़े नंबर का हो गया मेरा पहले से हैं, और मेरे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैंने प्रूव तो कर दिया कि भाई ठीक ठाक है, खोपड़ा कर लेंगे काम अपना। रिटर्न किस लिए लिया था, यही तो देख रहे थे ना कैपेबिलिटी है कि नहीं, बट चलो ठीक है। फिर टीचिंग के अंदर क्या हुआ, मैंने 1.5 साल खुद का इंस्टीट्यूट रन किया और इससे पहले 1 साल कहीं कहीं पर मैंने टीच किया, ठीक है, ऑफलाइन टीचिंग, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा, बट रुपया चाहिए होता है ऑफलाइन टीचिंग को रन करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए, मार्केटिंग वगैरह करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। और उस वक्त कुछ ऐसे डिसीजन लिए, गलत जगह पर गलत एग्ज़ाम की जिस जगह पर एसएससी का दौर नहीं था वहाँ पर एसएससी की इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गया। उम्र ही क्या थी, 22 साल थी, ठीक है। तो क्या हुआ, 2.5 साल यहाँ पर ख़राब किए, खुद एसएससी की एक जॉब लग कर उसकी डीवी मैंने छोड़ दी, डीवी में ही नहीं गया बाद में, मतलब मेरे जितने मार्क्स थे उस मार्क्स से कम कट ऑफ गई थी, मेरे को जॉब मिल जाती, बट मुझे टीचिंग में ही जाना था, मेरे को एसएससी टारगेट ही नहीं था, पढ़ा रहा था साथ साथ में एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, बट नहीं चला तो फिर एसएससी की जॉब ज्वाइन कर ली। और जब मैं ये कैट का एग्ज़ाम दे रहा था तो तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, सच जो भी है वो है जो भी है, कि भाई चाहे मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, कैट की तैयारी करूँ, आग अंदर इतनी लगी थी कि अब की बार क्लियर करना है पेपर। मैं बोल रहा हूँ ना, भूखा मर मर के भी पढ़ता था, भूखा ये नहीं कि लंच स्किप कर देता था कि टाइम खराब ना हो, बहुत ऐसे काफ़ी लंबे अरसे तक ये किया, फिर किसी ने समझाया कि भाई पढ़ ले, ओ खा ले टाइम पर, ठीक है। तो फिर अब आप देखो, फिर मेरे को एक जॉब ज्वाइन करनी पड़ी क्योंकि ऑफलाइन मेरे इंस्टीट्यूट चली नहीं, ऑनलाइन यूट्यूब पर उन दिनों लेक्चर में डाल देता था, बढ़िया चल रहे थे, बट आपको पता है कि आपको ना भी पता हो कि यूट्यूब से ऐसी अर्निंग नहीं होगी कि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ दूंगा, ठीक है। तो उस वक्त मैं जॉब के अंदर ज्वाइन भी कर चुका, फिर भी मैं ये डिप्रेस हूँ कि यार जॉब ही करनी थी तो यूपीएससी की कर लेता यार, एमबीए की कर लेता, ठीक ठाक इनकम होती है, यूपीएससी की 6 महीने 1 साल और देकर जोर लगाने का जज्बा तो है स्टार्टिंग से, तो वो निकाल लेता। ये कहाँ पर फंस गया, क्या मैंने गलती की ये सारा? तब तक मैं 5 साल लगा चुका था टीचिंग में अपनी लाइफ के, कि क्या मैंने गलती क्या की, क्या ये 5 साल मैंने की है? पहले ही एसएससी की जॉब टारगेट कर लेता, बढ़िया रैंक आ जाती, ख़त्म करता मामले को। इतना दुखी भी हुआ, सुबह 4 बजे उठो, हैं, रनिंग वनिंग करके आओ, 7 बजे पहली क्लास लो, सुबह 7 बजे ऑफिस में चला गया और शाम को 7 बजे बैच खत्म हुआ तो 8 बजे आया। 13 घंटे की रोज़ की सीटिंग मेरी इंस्टीट्यूट में है, इतना तंग रहा। तो एट द एंड ऐसे हेल्पलेस ही था। तो फिर आज क्या फील कर रहे हो सर? आज बढ़िया फील कर रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है भाई, मान लो आपका अब की बार एग्ज़ाम नहीं निकला, तो इतने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे पास कि जिन बच्चों का बॉर्डर पर, अब थे तो बॉर्डर पर ही, थोड़ा सा और अच्छा करते तो बॉर्डर के उस तरफ चले जाते, कि बढ़िया परफॉर्म कर लिया, फिर उनको छोटी सी पोस्ट मिल गई, दूर मिल गई, अब दूसरी पोस्ट लेने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि जॉब के साथ पढ़ रहे हैं। हो सकता है आप ले लेते, बट हमें पता नहीं डाउन द लाइन जिस रास्ते पर हम नहीं गए कि वहाँ पर क्या था हमारे लिए। अच्छा भी हो सकता है बट बुरा भी हो सकता है। और दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो किस पर फोकस करें? जो कंट्रोल में है उन पर। सिंपल है। आपको लग रहा होगा मेरे लिए कहना आसान है, नहीं, बहुत सारी फेजेस से मैं भी लाइफ में से गुजरा हूँ भाई।
बिलीव में विश्वास कर लो कि हाँ गुजरा हूँ तभी कह रहा हूँ। और ऐसे ऐसे फेजेस में कि जहाँ पर जनरली एस्पिरेंट नहीं होंगे, वो पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करो। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको जितने जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लो। ठीक। और मुझे एक बात बताओ, क्या पेपर को क्लियर करने के लिए सिर्फ नॉलेज ही चाहिए क्या? नॉलेज के साथ साथ स्किल भी तो चाहिए ना पेपर को अटेम्प्ट करने की। चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि अच्छे से चाहिए। तो हो सकता है आप इसके अंदर कैपेबल थे, इसके अंदर कैपेबल ना हो। यही देखोगे यार, मैंने कहाँ पर गलती कर दी। अगर मैंने सिली मिस्टेक कर दी तो मैं ही जिम्मेवार हूं ना, किस्मत को क्यों कोसूं। ठीक है, तो कोई नहीं, हम एक चीज स्ट्रॉन्ग करके एग्जाम के अंदर गए थे, अब दूसरी चीज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब की बार हम गारंटी करेंगे, अब की बार हम सिर्फ ये गारंटी नहीं करेंगे कि हमें जॉब मिले। अब की बार अपना एक ही मुद्दा होगा क्या, कि एक बार में ही हम पोस्ट भी बढ़िया लेंगे, अपनी ड्रीम पोस्ट, और लोकेशन भी अपने होम स्टेट की लेंगे। नंबर ही इतने लेकर आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बॉर्डर के उधर हो जाते तो ये चीज़ें तो नहीं मिलती, आप इनके लिए फिर से लगते। यही मान लो भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई, एंड इन द एंड कोई नहीं यार, आप एक साल बाद भी पैदा हो जाते इस धरती पर, और जैसी आपकी लाइफ चल रही है वैसी चल रही होती, तो एक अटेम्प्ट बाद ही आपको जॉब लगती। ऐसे मान लो एक साल बाद पैदा हुए हो, कागजों में एक साल पहले हो, एक साल का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ले लिया आपने। जिनकी उम्र निकल गई है उनके ऊपर तो ये बातें लागू नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम जनता के ऊपर ये लागू हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैं आपको इलाज भी बताऊंगा ऊपर ऊपर से चीज़ों का, बाद में हम डिटेल में कभी डिस्कस कर लेंगे, जब जब टाइम होगा जिस चीज़ का, उनके ऊपर फोकस करेंगे और हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा आपका क्या टारगेट रहना चाहिए पढ़ाई में, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक, नेक्स्ट, जो ये चीज़ है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे टीयर 1 क्लियर कर चुके हैं, टीयर 2 में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कि भाई अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो ये कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है। ये कॉम्बिनेशन हमें चाहिए होता है क्या, कि हमें अपना पर्पस क्लियर हो कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। सिंपली कि भाई फैमिली, पापा खुश हो जाएंगे, मम्मी खुश हो जाएंगी, मैं भी खुश हो जाऊंगा, और ये बढ़िया है यार। कईयों की तो फैमिली ही अपग्रेड हो जाएगी एक गवर्नमेंट जॉब लग के। कई परिवार में, इंडिया में एवरेज जो परिवार हैं अपने लोअर मिडिल क्लास, उनमें एक गवर्नमेंट जॉब भी एक लग्जरी है। ठीक है, उन परिवार का स्टैंडर्ड ही अप हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पर्पस, और दूसरा मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी कि रोज काम करना, सिंपली डेली शो अप करना। ये चीज़ आपको पता है, मुझे पता है कि ये चीज़ आपको पता है। तो बस सिंपली क्या हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप इससे भटक सकते हो, तो थोड़ा सा कंसियसली इसके ऊपर अपने दिमाग को लाना भाई, कि क्यों स्टार्ट किया था, क्या इतने जल्दी गिव अप कर दूं क्या मैं? कोई नहीं यार, देखो, दो में से एक ही चीज़ कर सकते हैं। चीज़ कई बार हमें लगता है कि भाई अपनी लाइफ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए, बट इनमें से एक ही मिलेगी। इनमें से एक ही, हैप्पी लाइफ या परफेक्ट लाइफ। परफेक्शन इज ए मिथ, क्योंकि परफेक्शन अचीव करने लगेंगे तो कैसी भी लाइफ हो उसके अंदर कमी निकाल ही लेंगे हम, कमी निकाल ही लेंगे हम। कल को अपनी ड्रीम पोस्ट भी मिल जाएगी, घर की लोकेशन भी मिल जाएगी, तो और भी बहुत सारी कमी होंगी आपकी लाइफ के अंदर, पूरी ज़िंदगी दुखी ही रहेंगे। तो कोशिश करो जल्दी से इसको एक्सेप्ट करके, यार धुरंधर हो तुम, 150 प्लस की कट ऑफ के बाद तुम पार कर गए। उस वक्त बच्चे कितने दुखी हुए थे कि यार इतनी हाई कट ऑफ चली गई। सेल्फ डाउट आपके अंदर आए होंगे, बट पता है आपको आप क्या चीज़ हो, पता है कि नहीं? हनुमान की तरह याद दिलाना पड़ेगा क्या, कि जब हनुमान जी को जंप करना पड़ा था श्रीलंका में जाने के लिए, कि भाई सेल्फ रियलाइजेशन कराना पड़ा था। ये चीज़ें मैं वैसी नहीं बता रहा कि आपके अंदर आग भर दूं झूठी, नहीं, मैं आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप ये मान लो कि सर्दियों के अंदर गाड़ी के शीशे के ऊपर फॉग जम जाती है, मैं उस फॉग को क्लियर कर रहा हूँ, आपके विजन को क्लियर कर रहा हूँ। झूठी हवा नहीं भर रहा, जैसे मोटिवेशन के अंदर फालतू का पंप भर देते हैं। क्लैरिटी चाहिए होती है, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्लैरिटी।
तो जस्ट आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, और हो सकता है आपके शीशे पर धुंध जम गई है। कर सकते हो यार, क्या दिक्कत है, एक सिलेबस है, तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा? हैं? वो बच्चे समझेंगे जो इन बातों में आ जाते हैं, अब तुम्हें 14 घंटे पढ़ना होगा बेटा, ऐसे मतलब तुम ही तो समझोगे इन बातों को, तुम डाउन हो जाओगे। अब हम बात करते हैं जी सिलेबस के ऊपर, ठीक है? उसके अंदर हम एक, मैं मोटी मोटी गाइडेंस दूंगा, बाकी जो भी गाइडेंस है इन फ्यूचर आगे आगे चलती रहेगी अपनी, ठीक है? तो नंबर 1, ठीक है भाई, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हमारे लिए क्या हो सकता है यहाँ पर? ये हो सकता है कि एक बार में अगर हम जॉब पर जाते तो टाइम नहीं मिलता, अब की बार पोस्ट और लोकेशन का लफड़ा खत्म करेंगे, 2024 के बाद आप एसएससी की जर्नी से बाहर हो, बाहर, ड्रीम लोकेशन ड्रीम जॉब लोकर लेकर खत्म बस। अब की बार टारगेट छोटा मोटा नहीं रखेंगे, ठीक है? 150 का टारगेट रखोगे तो मोटिवेट ही नहीं हो पाओगे, 170 का रख दो प्री में, 175 का रख दो, और उसको विश्वास भी करना कि ये अब की बार हम अचीव करेंगे, और करेंगे हो सकता है। एक मोटी मोटी गाइडलाइन दे दूं कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग में अपनी कोशिश रहेगी कि हम 100% मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि आप जीरो से तैयारी स्टार्ट नहीं कर रहे, आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो कोई 80 से, कोई 85 से, कोई 90% से, जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आप जीरो से नहीं कर रहे, ठीक है? अब आप 1 मार्क बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना या एनालाइज करना पड़ेगा, बट उतना टाइम है हमारे पास, अब उस टाइम को क्यों ना हम यूटिलाइज करें। आप लोगों में से ही कोई एक ऐसा बच्चा मैं आपको बता देता हूं जो आपकी स्टेज में है, जो टियर 2 में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आप लोगों में से ही कोई एक बच्चा अगली बार हमें एस्टोनिश करने वाला है कि इसने इतने ले लिए जीके में, हद है यार, आदमी है या कंप्यूटर। क्यों? 2022 2023 साथ साथ हुए थे, दोनों एग्जाम में वो बढ़िया पढ़ा है, अब दिल टूट गया है, तो उसमें से जितने भी बंदे अब जोर से लगेंगे वो एस्टोनिश करेंगे अपने स्कोर से। आप उस भीड़ में शामिल होना चाह रहे हो कि नहीं, जो एस्टोनिश कर देंगे कि यार मतलब गजब कर दिया बंदे ने? तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग के अंदर टारगेट रहेगा 100% का, बट 90% भी अगर हम कर लें, वी विल बी सेटिस्फाइड, अपने पेपर को खराब नहीं करेंगे कि अरे ये तो मैं हमेशा से बताता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन इनके बाबत पेपर खराब कर दो, नहीं, इतने पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। हो सकता है मैथ में फुल मार दिए, इंग्लिश में थोड़े कम रह गए, रीजनिंग में भी फुल मार दिए, फुल नहीं मारे, एक एक क्वेश्चन कम हो गया, ठीक, क्लियर है? एक और बात मेरे ध्यान में है अभी, उसको भी मैं आपको बता दूं। कई बार बच्चों को ये लगता है कि सर जो सिली मिस्टेक है ना, क्या पता मैं कितनी तैयारी करूं फिर भी उस दिन सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा? तो कई बार बच्चों को लगता है कि सिली मिस्टेक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है हमारे कंट्रोल में नहीं। अगर आपने मेरी वो अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी की वीडियोस देखी हैं, सिली मिस्टेक करना नहीं करना, ये सारा एक हैबिट का खेल है, सारा आप कैसी हैबिट डेवलप कर रहे हो। बच्चे करते क्या हैं, वो मॉक टेस्ट देते हुए उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, वहां पर तुक्के मार देते हैं, वहां पर लाइटली लेते हैं, और अब वो सोचते हैं मैं मेन एग्जाम को सीरियसली ले लूंगा। नहीं, आप जो करोगे वो हैबिट डेवलप होगी, जो करना चाहोगे वो नहीं। एक तो किसी काम को करना और एक सिर्फ करना चाहना। हैबिट किससे डेवलप होगी? जो कर रहे हो रोज। तो क्या मॉक को लाइटली लेना है ना? और सिली मिस्टेक कब होती है? क्या क्वेश्चन हार्ड होता है, क्वेश्चन इजी होता है? कब? जहां पर क्वेश्चन हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, जहां पर आपका आप डिफेंस गिरा दी, जहां पर लाइटली ले गए, सिली मिस्टेक होगी, क्वेश्चन चाहे इजी हो। तो एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी ना भैया, कि क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना। अच्छा खासा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन कब 3 मार्क्स के बदले -1 दे जाए पता नहीं चलेगा। तो सर क्या करें? क्या डर के बैठे नहीं? हैबिट बनाओ। ये जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उनमें स्ट्रॉन्ग एनालिसिस चाहिए। आप लोग ऊपर ऊपर से एनालाइज कर लेते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कंट्रोल में है, ये नहीं है कि क्या पता उस दिन क्या हो जाएगा, नहीं, आपके कंट्रोल में होगा कि उस दिन क्या होगा, बट उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। कुछ बातें अभी बताऊंगा, कुछ इन द जर्नी बताऊंगा आगे, ठीक है? तो मैथ इंग्लिश रीजनिंग में समझ में आ गया, ये अपना टारगेट होगा। आपका जो भी वीक है उसको आप कर सकते हो अभी, क्योंकि कुछ तो 150 लाए हो 200 में से, तो कुछ तो स्ट्रॉन्ग है ही, है ना? एक से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब जीके में हमारा टारगेट होगा मैक्स। जीके एक ऐसी चीज़ है कि मान लो ये 0 मार्क्स हैं,
और ये 50 मार्क्स है। प्री की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्टिंग के मार्क्स लेना, ये ईजी है। 5 नंबर लेना बहुत ईजी है, पहले 5 नंबर। अगले 5 नंबर लेना डिफिकल्ट है, अगले 5 नंबर लेना और डिफिकल्ट है। इसके बाद मार्क्स ही नहीं बढ़ते इतने अच्छे से। क्यों? क्योंकि मामला क्या है, ये मान लो एक आम का पेड़ है, पत्थर मार मार के आम तोड़ लिए, स्टार्टिंग में इजीली टूटेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। उसके बाद आम कम रह गए, अब निशाना मारना पड़ेगा। पहले तो आंख मीच के मार दो, हो सकता है 2 आम को लग जाए, 2 आम गिर जाए। अब वो जगह कम रह गई जहां से इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो सर उसका क्या करेंगे? उसकी स्टेजेस हैं। क्या स्टेज है? सबसे पहले आपको सिलेबस करना है। आप अरिहंत की बुक से कर लो, मनोहर पांडे से, ल्यूसेंट से कर लो, ठीक है, कोई कोर्स किसी से भी कर लो, यूट्यूब से कर लो, ठीक है। ये एक स्टेज है, हम जीके का बेस बिल्ड कर रहे हैं। किसी टीचर से कोर्स से कर लिया तो फिर भी हम ल्यूसेंट या अरिहंत वो करेंगे अपने नोट्स के अलावा। ये एक स्टेज होगी कि सिलेबस को अच्छे से कर लिया, ठीक है। अब मान लो एग्जाम को 2 ही महीने हैं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा, सिर्फ ये करके जाओ। बट अब आपके पास टाइम है। सर मुझे तो मार्क्स चाहिए, मैं कितना भी पढ़ सकता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे। तो क्या मामला है, स्टेज 2 होता है कि भैया जितने भी एसएससी के पीवाईक्यूज हैं वो कर लो, ठीक है। किरण की बुक ले आओ, कोई भी बुक ले आओ, है। ये सिर्फ टीसीएस वाले मत करना भाई, ये एजेंसीज बदलती रहती हैं, क्वेश्चन बैंक एक ही है, वो सारे कर लेना जीके के अंदर, ठीक है। पीवाईक्यूज जो आपको डिफिकल्ट लगे उनको सर्कल कर देना, ठीक है। हमें इसके भी रिवीजन चाहिए बहुत ज़्यादा, जो स्टेज 1 है जो आपने सिलेबस किया है, और इसके भी रिवीजन चाहिए। जो आपने मार्क कर रखे हैं इन क्वेश्चंस के बार बार रिवीजन चाहिए। जो आपने मार्क नहीं किए थे, जो आपको लगे थोड़ा सा भी कि यार नई सी इन्फॉर्मेशन है, इसके बाहर की इन्फॉर्मेशन है या थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको मार्क कर देना। क्यों? जो डिट्टो इन्फॉर्मेशन यहीं से आई है उसको पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, है ना। उसको पढ़ने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, वो तो इसी के रिवीजन के साथ हो जा रहा है। तो आपने क्या किया, इस कंटेंट को एक बार में ही अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज सा कर लिया, उसको बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे मेरे पास तो अब भी टाइम है, मैंने तो ये भी 2-2 बार, 3-3 बार, 5-5 बार कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेज आती है कि यूपीएससी के लिए मोटी वाली बुक में नहीं बोल रहा, जैसे पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत हो गई, ऐसे जो बेसिक बुक्स हैं उनके सिलेक्टेड पोर्शन को है या सारे पोर्शन को अकॉर्डिंग टू टाइम हम पढ़ लें। अब इस बात को ऐसे गलत मत ले जाना कि एसएससी के लिए ये बुक सजेस्ट कर रहे हो। अगर मैं आपके 4 महीने बचे हैं एग्जाम में और फिर किसी बच्चे को, फ्रेशर को बोलूं कि ये कर ले, तो मैं गलत हूं। बट बंदा सब कुछ करके बैठा है, यहां से जाना ठीक है, यहां से जाना। जीके में ऐसे ही मार्क्स बढ़ते हैं। करंट अफेयर जनरली 1 साल की करके जाते हो, 1.5 साल की करके चले जाओ। और ये बातें मैं आपको यूट्यूब पर बता रहा हूं, तो कई बच्चे ये भी बोलते हैं क्यों कंपटीशन बढ़ा रहे हो सर। तो भाई सुन बहुत सारे बच्चे लेते हैं, फॉलो कम ही करते हैं। टेंशन मत लिया करो, फॉलो करने वाले बनो, जॉब सिक्योर, खत्म। नहीं करते इतने बच्चे फॉलो, ठीक है। अप्लाई नहीं करते लोग, नॉलेज आज के दिन इंटरनेट की दुनिया में भरी पड़ी है। नेक्स्ट, अब अगर आप ट्रैक करोगे ना जो आप कर रहे हो, तो कि काम हो रहा है, तो हम डिप्रेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि काम हो रहा है। अब ट्रैक नहीं कर रहे, 7-8 घंटे पढ़ भी रहे हैं, हमें एक्चुअल में पता नहीं लग रहा कितना काम हो रहा है, तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी। फिर भी यही लगेगा, रोज़ पढ़ रहा हूँ फिर भी यही फील हो रहा है कि वहीं पे हूँ। तो हमें क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को, चैप्टर्स को लिख लेंगे ऐसे। मैथ में परसेंटेज फलाना ढिमकाना है, अपने कोर्सेज के अंदर मैं और कमल सर हैं, वो तो आपको शेड्यूल दे ही रहे हैं, इसी पर्पज से दे रहे हैं डिटेल में, यहाँ पता लगे, सरक रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी, जीके में भी पोर्शंस को लिख लो, फिर उनके ऊपर टिक मारो। परसेंटेज हो गया, आगे टिक मारो, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है। दोबारा करो, दोबारा टिक मार दो, तिबारा करो, तिबारा टिक मार दो। तो रिवीजन भी कितनी बार हो रहे हैं, ट्रैक हो रहे हैं, कितनी बार गो थ्रू है, उस सब को ट्रैक करोगे तो मज़ा आएगा। एक गेम सा हो जाएगा कि गेम की स्टेज है वो आगे पार हो रही है। कितनी टाइम हो गया मेरे को? 24 मिनट हो गए, है ना, इस वीडियो के अंदर। चलो अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। तो आपको ग्रोथ का, अचीवमेंट का, इम्प्रूवमेंट का एहसास होगा। ये एहसास होगा तो अगले साल के पेपर तक बने रहोगे। आपको ये टाइम क्यों मिला है? आपको थोड़ा सा ज़बरदस्त स्कोर करने के लिए टाइम मिला है। अब इसको यूज़ करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है।
ऐसा स्कोर मिला है कि अगर आप मुझे फ़ोन करके बताओगे इस एग्ज़ाम के बाद 2024 के बाद कितना टाइम मिल गया है कि सर मेरे इतने मार्क्स आए, मैं भी बोलूँ कि मजाक तो नहीं कर रहे हो यार, ठीक है। जीके में इतने थोड़ी आते हैं, मतलब तुम चारों सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो क्या तुम, ठीक है। तो देखते हैं कितने बच्चे इन बातों को मानते हैं, कितने करेंगे इस काम को। नेक्स्ट, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ रिलेवेंट एंड कंप्लीट कंटेंट। इसके मल्टीपल रिविजन चाहिए। जनरली ये आदत होती है कि इतने स्कोर के बाद कि बच्चों के भटकने की भी आदत हो जाती है कि सब कुछ कर तो लिया, भटकता रहता हूँ, सारे टीचर से सारे चैप्टर कर लेता हूँ। नुकसान में रहोगे दोस्त, एक और साल खराब कर लोगे। रिलेवेंट होना चाहिए, इरेलेवेंट नहीं पढ़ना, ठीक है। आप बॉक्सिंग की तैयारी कर रहे हो और मैं आपको तलवारबाजी की तैयारी करवाता रहूं और आप बोलो सर आपने तो मजाक करवा दिया, ऐसे तलवार में ऐसे कर लेता हूँ, टूर्नामेंट में बुरी तरह पिटोगे जिस दिन बॉक्सिंग में जाओगे। वो करो जिसकी जरूरत है, इरेलेवेंट मत पढ़ो। कई बच्चों को शौक हो जाता है, सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, रंगीन सा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दी, ये कर दिया, सिलेबस से बाहर है। टेलीग्राम पर आते हैं मेरे पास डाउट कि सर ये क्वेश्चन करके दिखाओ। तो फिर मेरे को यही सीन आता है, स्कूल में पीटते थे ना, एग्जामिनर ने ऐसे करवा रखा है और डंडे से मार रहा है, एग्जाम में तेरा ये हाल होगा बेटा, ये कर रहा है ना। तो रिलेवेंट एंड कंप्लीट, इस कंटेंट के मल्टीपल रिवीजन्स, मत बहकना किसी की भी बातों में आकर कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट, अब काम की बात भाई, देखो हम सिर्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ी सी डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी? इसी से मार्क्स बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, इंप्रूवमेंट ही नहीं होगी। क्योंकि 150 के करीब अगर 200 में से जा रहे हो तो अब इंप्रूवमेंट करना मुश्किल हो गया, उसको एनालाइज करना मुश्किल हो गया। इसके बारे में इन फ्यूचर और भी वीडियो जाएंगी, यहाँ पर बेस समझ लो, ऐसे ही बिल्ड होती जाएंगी चीज़ें, ठीक है। देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो अपने वीक पोर्शन होते हैं, दूसरी अपनी रॉन्ग हैबिट्स होती हैं। वीक पोर्शन यानी कि हमारी नॉलेज में कमी, हमारी करंट अफेयर कमज़ोर है। रॉन्ग हैबिट्स, तुक्का मार देना, लाइटली ले लेना है, इस तरह के, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी में कमी है, गलत टाइम पर गलत सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना। मैं बहुत सारी आप लोगों को गाइडेंस देता हूं, सारे लोग उसको मानते नहीं है, नहीं मानते हैं, ठीक है। फिर कंप्लेन करते हैं क्वेश्चन हो जाने के बाद एग्जाम की, ये हो गया वो हो गया, नहीं मानते हैं। सर मैंने सोचा ये कर दूं, फिर एग्जामिनर भी सोचेगा फेल कर दूं, है ना। तो इन दोनों चीज़ों की कमी हम एनालाइज करेंगे। कैसे एनालाइज करेंगे मैं आपको बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। मान लो आपने मैथ्स का, जीके का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही बढ़िया है जीके और इंग्लिश का एग्जाम्पल। मैथ और रीजनिंग में अलग सिस्टम होएगा। मान लो जीके और क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, सबसे पहले देखोगे कि जो ठीक क्वेश्चंस हैं, इन ठीक क्वेश्चंस में से कितने तुक्के मार दिए। मान लो ये क्वेश्चन आपने तुक्का मारा था बट ठीक हो गया है, और इधर रॉन्ग क्वेश्चन है, इन रॉन्ग क्वेश्चन में भी ये देखोगे कि कितने तुक्के मार दिए। अब मामला क्या है, रॉन्ग क्वेश्चन में सारे तुक्के नहीं होते, कई बार हम वाकई में श्योर होते हैं कि यही आंसर है बट वो नहीं होता, तो हमारी गलतफहमी हो गई। कई बार हम श्योर नहीं होते, दो में से एक पिक कर लेते हैं, हमें लग रहा था, अंतरात्मा जानती है बेटा तू तुक्का मार रहा है, फिर भी उनके पास जस्टिफिकेशन होती है, हमें लग रहा था सर यही होगा। तो ये देख लो यहां पर कितने तुक्के थे, जिसके मार्क्स मेरे को तुक्के से मिल गए, क्योंकि उस दिन एग्जाम में क्या पता मिले कि ना मिले, ठीक है। यहां पर देख लो, और यहां पर देख लो जो अनअटेम्प्टेड है। अब आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि इनके अंदर आपको दो तरह के पैटर्न दिखेंगे। एक तो ये कि सर मैंने सिली मिस्टेक कर दी, इन 3 क्वेश्चन में सर सिली मिस्टेक कर दी, इंग्लिश में अच्छे से, उतना अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं, 3 सेकंड और पढ़ लेता तो मैं इसका ठीक उत्तर कर देता। क्या नॉलेज में कमी है? हैबिट खराब बना रखी है पेपर अटेम्प्ट करने की। शांति से अटेम्प्ट करना सीखो। कैसे? यहां पर बहुत सारे मॉक शांति से दोगे तो रियल एग्जाम भी शांति से दोगे, सिंपल, ठीक है। तो पैटर्न पकड़ में आएंगे कि भैया तुक्का मारा और ये 5 क्वेश्चन गलत, तो एक तुक्के की रॉन्ग हैबिट पकड़ में आई। कभी भी तुक्का मत मारो यार, कम नंबर ले आओ। अगर तुक्के में ज़्यादा ठीक हो रहे हैं तो भी अभी मत मारो, कम नंबर ले आओ। जो वीक पोर्शन है उसको इंप्रूव करो ना, तुक्कों के सारे कैसे जाओगे? उस दिन मार लेना तुक्के, देख लेंगे, तब तक वीक ही रह गए तो वैसे रहोगे नहीं, ठीक रास्ते पर चलोगे तो समझ रहे हो, कम नंबर आना मॉक में गलत बात नहीं होती। एनालाइज करने के लिए ज़्यादा पोर्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम कवर कर लेंगे। ओके,
अब एकदम से आपके मॉक्स के अंदर मार्क नहीं बढ़ेंगे, बट रॉन्ग हैबिट एकदम से ट्रैक हो जाती है 3-4 मॉक्स के अंदर, इनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। फिर हम नॉलेज पोर्शन को टारगेट करते हैं और रॉन्ग हैबिट्स पर कॉन्शियस रहते हैं कि फिर से रॉन्ग हैबिट्स में ना जाएं, सिली मिस्टेक वगैरह, शांति से ना पढ़ना, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है, अब इनमें हम ये देखेंगे कि भैया कैसे, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो हमें ये बता रहे हैं। मान लो आपको ये मिला कि एक पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो गया, एक अलजेब्रा का क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अलजेब्रा वीक पोर्शन है, आपका स्ट्रॉन्ग है, बट कभी कभी हो सकता है किसी रीजन से। बट आपको कई मॉक्स के अंदर लग रहा है कि करंट अफेयर में नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, वीक है करंट अफेयर। पॉलिटी में नंबर नहीं आ रहे, पॉलिटी का ये वाला सिस्टम गड़बड़ा रहा है। आर्ट एंड कल्चर में नंबर नहीं आ रहे, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट फंस जा रहा है। अलग अलग वीक पोर्शन का अलग अलग इलाज है, वो आप कर लोगे। इंटेलिजेंट हो, आपको पता है क्या करना है, जो आपका गिवन कंटेंट उसको बार बार रिपीट करना है। रीजनिंग में कोई ऐसी चीज़ फंस गई है, एनालॉजी में नंबर नहीं आ रहे, 500 क्वेश्चन कर डालो, PYQ सारे, चांसेस बढ़ जाएंगे स्ट्राइक होने के। ठीक है, क्लियर। तो मॉक कैसे देना है, ये एनालिसिस तो हो गई। मॉक आपने ये देना है, अगर आप आज के दिन 2 मॉक दे दोगे, 3 मॉक दे दोगे, तो मैथ के फुल मॉक, मैथ इंग्लिश रीजनिंग ऐसे प्री के, तो मैथ के कितने मॉक दिए, 3, 3 में क्या पैटर्न समझ में आएगा, इंग्लिश के 3, जीके के 3, ऐसे मत करो। आज के आज मैथ के 25 क्वेश्चन के 10 मॉक दे दो, पैटर्न पकड़ में आ जाएगा अगर कुछ आना होगा तो। कैसे करोगे, पहले मॉक 1 दोगे, उसके बाद एनालिसिस करोगे। एनालिसिस जो होगी उसमें से अगर कुछ पॉइंट लिखने लायक हैं तो लिख लोगे, ऐसे एनालाइज करके। ये सही है मामला। मैथ का एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे के ऊपर ऐसे लागू होगा। फिर इसके तुरंत बाद मॉक 2 दोगे, लेकिन ध्यान रखोगे उन बातों का जो आपने लिखे हैं। अगर कोई छोटा सा टॉपिक कमजोर है कि इंस्टॉलमेंट टाइप का, तो मॉक 2 देने से पहले इंस्टॉलमेंट पढ़ लो, फिर दे देंगे मॉक 2। ठीक है, और लिख लो कि इस टॉपिक की कमी निकली। अदरवाइज एक मॉक में आपको पैटर्न नहीं दिखेगा, एक मॉक में नहीं दिखेगा, ऐसे ही मान लेते हैं। मॉक 2 देंगे एनालाइज करने के बाद है, फिर से लिख लेंगे अगर एक आधा पॉइंट कुछ लिखने का है तो। ऐसे ही मॉक 3 देंगे। ऐसे ही जब आप 7-8 मॉक्स दे दोगे तो फिर आपको टॉपिक्स भी मिल जाएंगे कि कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, और गलतियां भी मिल जाएंगी, मैं कौन सी गलतियां करता हूं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अगले दिन मैथ के मॉक नहीं देंगे, अगले 15-20 दिन इन गलतियों पर काम किया जाएगा। अब पूरे दिन तो मैथ पर काम करोगे नहीं, अगले दिन रीजनिंग के दे दो 5, उससे अगले दिन फिर दे दो रीजनिंग के 5, उसकी गलतियां पकड़ी गई। तब तक काम मैथ पर चल रहा है, रीजनिंग की गलतियां पकड़ने पर काम चल रहा है। फिर उसके लिए भी 1-2 घंटा डेडिकेट कर दो कि गलतियां ठीक करूंगा, फिर जीके पर दे दो, इंग्लिश के दे दो, एंड ऐसे चलेंगे। सर ये मॉक्स कहाँ से दूं, PYQs दे दो भाई, मतलब मॉक्स आप दो, प्रीवियस ईयर पेपर्स दे दो, PYP, प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है मेरे भाई, क्या बता रहा था मैं, हाँ ठीक है, चलो जो भी है, ऐसे आपने काम करना है भाई। मार्क्स एकदम से नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे इस मेथड से क्या सर बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्या इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे सारे अप्लाई कर लेंगे? अरे दुनिया में कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि स्कूल में पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा? ऑलमोस्ट 100%। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, पढ़ लेंगे। फॉलो कितने करते हैं? तो आप देखो आप किस कैटेगरी में फॉलो हो गए। इट इज डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट किसी भी काम में, बट ग्रेट रिजल्ट्स कम ऑन बीइंग कंसिस्टेंट। मुश्किल काम करना, ग्रेट चीज अचीव करना सबके बस की बात थोड़ी है। ऐसे ही थोड़ी सब कर लेंगे फिर वो ग्रेट ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो सब नहीं करेंगे, आपको अपना ध्यान रखना है क्या करोगे। तो भाई दैट्स ऑल। मुझे ये लगता है कि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। ठीक है, और कुछ भी बात है आप नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। हैं, लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता, कर दोगे तो ठीक है। अदरवाइज मेन बात यह है, अगर पहली बार चैनल के ऊपर आए हो और इन फ्यूचर फिर से मेरी शक्ल देखना चाह रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो वीडियो मिस कर दो। ठीक है, तो अगर आप कुछ कमेंट करोगे, कुछ एक आधी और गाइडेंस आप चाहते हो तो उनके ऊपर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, छोटी छोटे सा बात होगा तो। ठीक है भाई, फिर से अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, और उम्मीद है कि बातें कुछ दिमाग में ये जाएंगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाह रहे हो तो वो फैसिलिटी भी अभी दे देता हूँ आपको।
ये ले लो भाई स्क्रीनशॉट, एक पहला पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज। अगर फिर से ये करना पड़े कि भाई क्या मैं सारी चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, कि एक बार स्क्रीनशॉट देख लेना, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, या तेज़ स्पीड में वीडियो देख लेना, काम की वीडियो। ठीक है, तो दैट्स ऑल भाई, अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, बाय बाय।